नमस्ते छात्रों, मैं सुनील कुमार आज आप सभी के लिए वन एवं वन्य जीव संसाधन पाठ लेकर के आया हूँ। जो मेरा पहला पाठ था वो समाप्त हो चुका था। अब हम दूसरा पाठ पढ़ते हैं। तो इस पाठ का नाम बता दिया गया है वन और वन्यजीव संसाधन भूगोल। तो इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय की विषय सूची में रखा गया है। पाठ का हम परिचय पढ़ेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात को पढ़ेंगे हम, कि हमारे भारत में कितनी वनस्पतियों की जातियां हैं और कितनी प्राणियों की जातियां हैं। और फिर हम जातियों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे कि हमारे भारत में पाई जाने वाली जो वनस्पति प्राणियों की जातियां हैं वो कौन कौन से वर्गों में बांटी गई हैं। फिर हम वनस्पति जात और प्राणी जात को पढ़ेंगे, जो कि ये चीज़ पढ़ेंगे, इसके रिक्तीकरण के कारण पढ़ेंगे कि हमारे भारत में वनस्पति और प्राणियों का रिक्तीकरण यानी ये समाप्त क्यों होते जा रहे हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण, कि इनकी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे और इनकी सुरक्षा करना क्यों जरूरी है। फिर हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीवन के प्रकार और इनका वितरण, और फिर हम समुदाय और वन संरक्षण पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं, इसका हम परिचय पढ़ते हैं। तो हम परिचय में देखेंगे, लिखा गया है परिचय में लिखा गया है हमारी पृथ्वी जीवधारियों सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया यानी जोंक से लेकर बट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है ये छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े से बड़े जीवों का घर है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी चाहे जल में रहते हों चाहे स्थल पर रहते हों, उनका घर पृथ्वी है, क्योंकि ये पृथ्वी पर निवास करने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत में वनस्पति और प्राणी जात को, इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। लिखा है भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी जैव विविधता में हमारा भारत है जो सभी देशों में से सबसे पहले है, क्योंकि हमारे भारत में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यानी जीवों में जो भिन्नता है वो अधिक पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। यानी हमारे भारत में जो विश्व में पाए जाते हैं जितने जीव जंतु, उनका 8% तो हमारे भारत में ही पाया जाता है। अनुमानित भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। यानी हमारे भारत में जो जीव जंतु हैं, स्तनधारी जंतु हैं, ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम बताते हैं इसमें कि जो कि हमारे देश में करीब 81,000
कितने 81,000 वन्य जीवों की प्रजातियां हैं। किसकी हैं? वन्य जीवों की प्रजातियां। और हमारे भारत में 47,000 वनस्पतियां हैं। कितनी है छात्रों? 47,000 किसकी प्रजातियां हैं? वनस्पति यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। लगभग 15,000, इनमें से 15,000 प्रजातियां तो हमारे भारत की ही हैं और बाकी कुछ दूसरे देशों से आई हुई प्रजातियां हैं। तो अब देखिए हमारे भारत में वनस्पति 20% स्तनधारियों के 10% वनस्पति और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल आदि शामिल हैं। ये हमेशा समाप्त होने की कगार पर ही चल रहे हैं। तो ये तो हुआ भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो छात्रों इनमें से हमें मुख्य याद रखना है कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत उपजातियां, विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां पाई जाती हैं। और हमने बताया है कि जीव जंतुओं की प्रजातियां कितनी हैं, यानी 81,000, और वनस्पतियों की जो संख्या है वो है 47,000। हमारे भारत की जो मूल संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 15,000। तो अब हम जातियों का वर्गीकरण को भी पढ़ते हैं, यानी कि हमारे भारत में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की जातियों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो ये प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संघ, कौन सा छात्रों? अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कहते हैं हम IUCN, इसने, ठीक है, इस संघ ने पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की जातियों को वर्गीकृत क्या है, बांटा है। तो इन्होंने जो समाप्त होने की कगार पे हैं उनको लाल सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? लाल सूची में। तो आइए छात्रों अब हम आगे पढ़ते हैं इनकी प्रजातियों को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार, ठीक है, ये वाला देखेंगे हम के अनुसार, यानी इसी का नाम है IUCN। तो अब देखें हम कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है। तो नंबर 1 तो हम देखेंगे सामान्य जातियां। कौन सी? सामान्य जातियां। तो सामान्य जातियां में किन किन को रखा गया है? जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी जिनकी सामान्य मानी जाती है संख्या जीवित रहने के लिए, उनको रखा गया है सामान्य जाति। जैसे पशु हैं, साल है, चीड़ है और कृंतक है। इनकी संख्या हमेशा बनी ही रहती है, तो इनको हमने किस में रखा गया है? इसको पढ़ा हमने सामान्य जातियों में। अब आगे देखेंगे, आगे बांटा गया है संकटग्रस्त जातियां। तो ये कौन सी होती हैं? ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। इनको रखा गया किसमें? संकटग्रस्त जातियों में। अब फिर नेक्स्ट है सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियां कौन सी होती हैं? अब इनको पढ़ेंगे हम। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती जाती हैं तो इनकी संख्या क्या होती जाती है? घटती रहती है। तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन
यानी मछली इत्यादि, ये कैसी हैं, ये सुभेद्य जातियाँ हैं, यानी ये इनकी संख्या घटती जाती है, और अगर इनकी संख्या घटती जाएगी तो ये संकटग्रस्त में भी आ जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे दुर्लभ, कौन सा पढ़ेंगे अब, दुर्लभ जातियाँ। ठीक है, तो इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। यानी जो परिस्थितियाँ इनके विपरीत चल रही हैं, अगर ये नहीं बदलेंगी, यानी इनको हानि पहुंचाने वाली जो परिस्थिति हैं वो नहीं बदलेंगी, तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम छात्रों, स्थानिक जातियाँ। इस श्रेणी की जातियाँ प्राकृतिक, इस श्रेणी की जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टेल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिशन आदि। ये होती हैं स्थानिक, यानी जो किसी विशेष भौगोलिक सीमा में पाए जाते हैं और दूसरे स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थानिक जातियाँ कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, यानी इनको खोजा गया है, खोजे जाने के बाद भी ये नहीं मिली, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, लुप्त जातियाँ। क्या कहते हैं, लुप्त जातियाँ। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बतख, इनको ढूंढते हैं तो ढूंढने पर भी ये नहीं मिलते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से क्या हो गई, लुप्त हो गई, इसीलिए इन्हें हमने लुप्त श्रेणी में रखा है। ठीक है छात्रों, तो अब इनको हम फिर से देख लेते हैं कि जो पेड़ पौधे जातियों की श्रेणी है, वर्गीकृत है, बांटा गया है, तो किन किन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे सामान्य जाति, कौन सी, सामान्य जाति। नंबर 2 सुभेद्य जाति, फिर नंबर 3 है दुर्लभ जातियाँ, और नंबर 4 है स्थानिक जातियाँ, और नंबर 5 है लुप्त जातियाँ। तो इनका क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है छात्रों, पेड़ पौधे एवं प्राणी जातियों की श्रेणी कौन कौन सी हैं और उनका हम नाम लिखेंगे, इनमें किस किस को रखा गया है वो भी हम लिखेंगे। अब अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के कारण, कि वनस्पतियों में जो रिक्तीकरण हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, मनुष्य प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर वनों तथा वन्यजीव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा इत्यादि प्राप्त करता है, जिसने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। यानी छात्रों, वनस्पति प्राणी जात का रिक्तीकरण हो रहा है, तो वो किस कारण से हो रहा है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोग लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, ये पेड़ पौधे और भोजन के लिए, ईंधन के लिए, चारे के लिए पेड़ पौधों को समाप्त करते जा रहे हैं, जीवों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, तो उनका रिक्तीकरण होता जा रहा है। हम देखते हैं ना कि लोग आजकल घर बना रहे हैं, तो घर के लिए वो पेड़ पौधों को काट देते हैं, खेतों को जोत रहे हैं, खेतों को जोतने के लिए भी वो वनों को समाप्त कर देते हैं, जिनसे वो वन समाप्त होते हैं। वन समाप्त होने के साथ साथ जीव जंतुओं के आवास भी समाप्त होते जाते हैं, तो वह भी उनके आवास समाप्त होने से वह भी समाप्त होते जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के निम्नलिखित कारण हैं। यानी जो वनस्पतियाँ और प्राणी जो कम होते जा रहे हैं, जिनका खाली स्थान होता जा रहा है, तो उनका कारण क्या है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले पढ़ेंगे, देखिए, बड़ी विकास परियोजनाएं। तो बड़ी विकास परियोजना जैसे बड़े बड़े बांध,
फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, इनका निर्माण होता है। अब जैसे बांधों का निर्माण, बहुराष्ट्रीय परियोजना, जो बांधों का निर्माण होता है, बांध डलते हैं तो बहुत दूर दूर तक पानी भरता है, जिससे पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं। पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं, पेड़ पौधों पर रहने वाले जीव जंतुओं के आवास भी समाप्त हो जाते हैं। तो उनसे क्या होता जा रहा है, रिक्त होता जा रहा है, जीव जंतु भी समाप्त हो जा रहा है, पेड़ पौधे भी समाप्त। और जो नदियों में जो जीव जंतु रहते थे उनके आवास भी समाप्त होते जा रहे हैं। स्थानांतरी खेती यानी स्थानांतरण, यानी इसी को कहते हैं हम झूम खेती। क्या कहते हैं, झूम खेती। यानी कि एक वर्ष किसी स्थान के पेड़ पौधे काटे, वहाँ ज़मीन बोई, और फिर वहाँ 1-2 साल बहने के बाद या एक ही साल बोने के बाद फिर दूसरे स्थान पर बोया, फिर तीसरे स्थान पर बोया, फिर दूसरे स्थान पर। तो क्या होता जाता है, वहाँ के पेड़ पौधे कटते जाते हैं। पेड़ पौधे कटने के कारण वहाँ रिक्त स्थान होता जाता है, वहाँ के पेड़ पौधे कटते जाते हैं। खनन यानी खुदाई, हम वहाँ के पेड़ पौधे खोद के निकाल के काट के खुदाई कर देते हैं। खुदाई करने के कारण पेड़ पौधे नष्ट, जीव जंतुओं के रहने के स्थान नष्ट और पेड़ पौधे नष्ट, तो इससे भी रिक्तीकरण होता जा रहा है। नेक्स्ट है पशु चारण एवं ईंधन। ईंधन से भी पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। जब पेड़ पौधे कटेंगे, जंगल कम होगा, तो जीव जंतुओं के आवास भी समाप्त हो जाएंगे। अत्यधिक जनसंख्या अत्यधिक होती जा रही है, जिनसे सड़कों का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, घर मकान भी बन रहे हैं, खेती के लिए क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, जिससे वन समाप्त हो रहे हैं। वन समाप्त होने के साथ साथ जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। तो अब देखिए आपने दोस्तों कि छात्रों की किस किस परियोजनाओं के कारण, किन किन के कारण वनस्पति एवं जीव जंतुओं का रिक्तीकरण हो रहा है। आपको ये लिखना है, इनको याद करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं जैव विविधता को कम करने वाले कारक। जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम इसको पढ़ेंगे। वन्य जीव के आवास का विनाश। देखिए, वन्य जीव के आवासों का विनाश होता जाएगा तो जैव विविधता कम होती जाएगी। जैव विविधता मतलब जीवों की विभिन्नता, जीव बहुत प्रकार के, उनकी विभिन्नता है वो कम होती जा रही है। तो किन कारण से, वन्य जीव के आवास समाप्त हो जाएंगे तो जैव विविधता कम हो जाएगी। यानी जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनमें से कुछ जातियाँ समाप्त हो जाएंगी। अब नेक्स्ट नंबर, जंगली जानवरों को मारना व आखेट। जानते हैं, जंगली जानवरों को मारना, आखेट उनका शिकार करना। तो इनका शिकार करने के कारण भी इनकी जातियाँ समाप्त हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, कुछ जीव जंतु तो पर्यावरण के प्रदूषण होने से भी समाप्त हो गई हैं। विषाक्तीकरण यानी कंपनी फैक्ट्रियों से बहुत ही खतरनाक पदार्थ निकल रहे हैं, जिसके कारण भी कुछ जीव जंतु समाप्त एवं पेड़ पौधे समाप्त हो गए हैं। नदियों के, जैसे फैक्ट्रियों से जो जल निकलता है, गर्म जल, दूषित जल, उसको हम नदियों में बहा देते, जो नदियों में रहने वाले जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। दावानल मतलब है कि वनों में आग लगना। वनों में आग लग जाती है तो आग लगने के कारण भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो छात्रों, अब हमको ये भी याद करना है, लिखना है कि जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। तो हम आगे भी पढ़ते हैं इसको। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। मतलब अगर हम संरक्षण करेंगे जीव जंतुओं का तो हमारी जो पारिस्थितिकी है उसकी विविधता बनी रहेगी, तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा, ये भी बने रहेंगे। जब संरक्षण करेंगे, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी, तो हमारे जीवन के साधन, जैसे हमारे जीवन के साधन क्या है, जल, वायु, मृदा, ये भी बने रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग पर भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम
1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बची हुई संकटग्रस्त, ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंधन, वन्यजीव आवासों व कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना है। किस कार्यक्रम का? पर्यावरण संरक्षणों ने जो राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था। क्या? संकटग्रस्त जातियों के बीच शिकार प्रतिबंधन, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना। केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए ताकि जीव जंतुओं की रक्षा हो सके। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में कुछ पड़े विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, इनको यानी बचाने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की परियोजनाएं चलाएं। स्वच्छ जल, मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल एशियाई शेर वन्य प्राणी ये शामिल हैं, जिनको की सुरक्षा के लिए परियोजनाएं चलाई गई हैं। अब ये याद रखेंगे हम 1973 में, क्या 1973 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। तो आ जाता है क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में। किनके लिए? बाघों की सुरक्षा के लिए, जिनका उद्देश्य बाघों जैसे संकटग्रस्त जातियों को बचाना था। जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? बाघ जैसी संकटग्रस्त जातियों को बचाना था। आगे वन्यजीव अधिनियम, ये वन्यजीव अधिनियम है 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो वन्यजीव संसाधनों, वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो वनों को देखिए, भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रतिबंध हैं। तो हम देखेंगे कि वनों को किन किन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो संरक्षित वन। कौन से छात्रों? आरक्षित वन। कौन से? आरक्षित वन। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी आरक्षित वनों में सरकार की अनुमति के बिना कोई भी इन वनों में शिकार करने के लिए, आखेट के लिए या लकड़ियों को बीनने के लिए नहीं जा सकता है। फिर है छात्रों रक्षित वन। कौन से हैं? रक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। तो वनों को किस में बांटा गया? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कौन सा है? अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यानी कुछ सरकार के क्षेत्र में होते हैं, कुछ व्यक्तियों के, कुछ समुदाय के। अब आगे पढ़ते हैं हम समुदाय और संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? समुदाय और संरक्षण। तो आज हमारे देश में कुल मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। वन हमारे देश में कुछ मानव जातियों के आवास भी हैं, यानी कुछ मानव जातियां ऐसी हैं जो वनों में आज भी निवास करती हैं, आज भी रहती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकालीन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं।
सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। यानी जो सरिस्का बाघ रिजर्व है वहाँ पर राजस्थान के लोग किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं होने देते हैं। हिमाचल में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने का में कामयाब रहा है। चिपको आंदोलन जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, ठीक है। और इसमें वनों को काटने के लिए, जो वनों की कटाई हो रही थी उनको रोका गया था। लोग घेरे बना के उन पेड़ों को बीच में कर लेते थे ताकि उन पेड़ों की कटाई ना हो सके। यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानव में दिखाई दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारकारी कृषि करना संभव है। यानी ये भी बताया गया है कि हम जो रासायनिक उर्वरक खादों का प्रयोग करते हैं इनको भी रोक करके भी हम खेती कर सकते हैं ताकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो नष्ट ना हो। एक पॉइंट और पढ़ें। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके अंतर्गत क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य किया जाता है और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो छात्रों, हम अपना ये पाठ पूरा कर चुके हैं, तो इनमें हम कुछ मोस्ट हेडिंगें याद रखेंगे और हम इसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको जल्दी से आपके यूट्यूब पर मेन स्क्रीन पर दिखाई जल्दी से देने लगेंगे। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए।